गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है संघीय व्यवस्था के प्रमुख जो आधारभूत तत्व हैं वो चल रहा है अपना। हमने इसमें जो एकात्मक संविधान के जो आधारभूत तत्व है उनका अध्ययन किया और उसके बाद में जो अपने आगे बिंदु आता है वो आता है एकात्मक लक्षण के जो प्रमुख विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने बात की एकात्मक संविधान की, साथ में हमने संविधान के अंतर्गत जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो किस प्रकार केंद्र को मजबूत बनाती है उसकी चर्चा की। किस प्रकार की जो न्याय व्यवस्था है वो संविधान को मजबूत बनाती है। राज्य है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो न्याय व्यवस्था है वो एक एकीकृत न्याय व्यवस्था अपनाई गई है और न्याय है सभी को समान रूप से प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहते हो, किसी भी स्थान पे निवास करते हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्थिति में हो, सबको समान रूप से न्याय मिलता है और किसी भी स्थान पर रहने के कारण उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, सबको समानता स्वतंत्रता के जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, समान रूप से प्रदान करता है। तो हम जो एकात्मक लक्षण के प्रमुख जो अपने लक्षण बचे हुए हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। बात आती है, सबसे पहले आज हमारे पॉइंट है वो है एकल नागरिकता। क्या है कि अलग अलग देशों में जो नागरिकता की जो व्यवस्था है ये अलग अलग पाई जाती है। कुछ देशों में क्या है कि व्यक्ति है वो राज्य का भी नागरिक होता है और केंद्र सरकार का भी नागरिक होता है, इन दोहरी नागरिकता उसको प्राप्त होती है। जबकि भारत में क्या है कि ये दोहरी व्यवस्था ने अपना के एकल नागरिकता अपनाई गई है, यानी भारत में रहने वाला व्यक्ति कहीं भी रहे, चाहे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता हो, चाहे राज्यों में रहता हो, चाहे किसी भी स्थान पर रहता हो, वो क्या है कि भारत का ही नागरिक कहलाएगा। उसमें दोहरी नागरिक का कोई प्रावधान, कोई नियम नहीं बनाया गया। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बात आती है दोहरी नागरिकता की। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को दो स्थानों की नागरिकता मिलना, एक देश में रहते हुए भी उसको दो नागरिकता है उस स्थान पे प्राप्त होती है। जैसे प्रमुख कौन कौन से देश है जहां दोहरी नागरिकता प्रमुख रूप से देखने को मिलती है? तो प्रमुख रूप से दोहरी नागरिकता जो मिलती है वो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। वहां पे क्या है कि दोहरी नागरिकता प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात करते हैं हमें संघ व राज्य का नागरिक दोनों, यानी यहाँ दोनों देश है, वहाँ व्यक्ति संघ का भी नागरिक है और राज्य का भी नागरिक है। दोनों उसको स्वतंत्रताएं हैं, दोनों उसको नागरिकताएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति को मिली हुई है, कुछ को संघ की, कुछ को राज्यों की। बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, चाहे व्यक्ति किसी भी राज्य में रह रहा हो, किसी भी क्षेत्र में निवास कर रहा हो, कैसी भी भौगोलिक परिस्थितियां हो, कैसा भी क्या है उसमें विकास हो, तो वहाँ सभी व्यक्तियों को समान रूप से क्या है कि एक देश के अंतर्गत रहते हुए एकल नागरिकता और एकल संविधान के अंतर्गत व्यवस्था उसकी अपनाई गई है। तो भारत में दोहरी नागरिकता कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता का अधिकार है, उस संविधान द्वारा प्राप्त हुआ है। बात आती है सभी व्यक्ति भारत के नागरिक, यानी भारत में जो 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे किसी भी स्थान पे कोई भी व्यक्ति रह रहा हो, वो क्या है प्रमुखतः भारत का नागरिक है। और भारत का नागरिक होने के कारण क्या है कि उसको एकल नागरिकता मिली हुई है, चाहे वो किसी भी स्थान पर निवास कर रहा हो, चाहे वो कौन से भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, कि कहीं भी वो अपने आर्थिक कार्य कर रहे हो, सामाजिक कार्य कर रहा हो, चाहे उसका निवास स्थान दूसरा हो, कार्यस्थल दूसरा हो, तो भी क्या है कि उसको एक ही नागरिकता मिली हुई है। इस दृष्टि से क्या है कि सभी जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिले हुए हैं, उसमें किसी प्रकार की असमानता नहीं बढ़ती है। अगर कहीं पे भी मान लो असमानता उत्पन्न होती है तो संविधान के द्वारा जो उचित न्याय व्यवस्था है उसके द्वारा न्याय का प्रावधान भी किया गया है। बात आती है समानता का अधिकार संविधान से प्राप्त, यानी व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो क्या सरकार ने व्यक्तियों को प्रदान किए हैं या फिर संविधान ने प्रदान किए हैं? तो ध्यान रखना, संविधान के द्वारा समस्त व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्राप्त है। समानता यानी वो किसी भी स्थान पर रह सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कहीं भी वो राजनीति में भाग ले सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं, समानताएं हैं, ये कहाँ से मिली है? व्यक्ति को संविधान से प्राप्त हुई है, न कि सरकार के द्वारा प्राप्त हुई है। बात आती है भाई प्रारंभिक बातों में एक रूपता, यानी संविधान की प्रारंभिक जो स्थिति है उसमें बहुत सारी जो है व्यवस्थाएं, उसमें एक रूपता देखने को मिलती है। एक रूपता यानी समानता, चाहे वो केंद्र की बात करो चाहे राज्य की बात करो, दोनों में असमानताएं नहीं है, समानताएं देखने को मिलती है। बात आती है एक ही प्रकार के दीवानी व फौजदारी कानून पर बंद, यानी जो राज्य है और जो केंद्र सरकार है दोनों में क्या है कि जो दीवानी मामले हैं, फौजदारी मामले हैं, दोनों की समान व्यवस्था की गई है। समान न्याय व्यवस्था है, समान दंड व्यवस्था है, समान दोनों प्रक्रियाएं हैं वो केंद्र और राज्य सरकार के देखने को मिलती है।
बात आती है कि प्रमुख रूप से दीवानी मामले हैं, उसमें कौन कौन से मामले आते हैं। तो दीवानी मामलों के अंतर्गत जो मामले शामिल किए गए हैं वो एक प्रकार से जमीन से संबंधित मामले आते हैं। तो प्रमुख रूप से जो इसमें मामले आते हैं वो है कृषि, भूमि, मोटर, रेल दुर्घटना, श्रमिक कोष, नियोजकों के मध्य, सरकारी कर्मचारियों की सेवा। यानी प्रमुख जो इसमें विवाद आते हैं वो कृषि से संबंधित है, मोटर गाड़ियों से संबंधित है, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित मामले हैं, वो प्रमुख रूप से क्या है कि दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो इसका भाग है वो है फौजदारी मामले। फौजदारी मामले में प्रमुख रूप से क्या है कि गंभीर जो स्थितियां उत्पन्न होती है समाज में, अराजक स्थितियां होती है, वो प्रमुख रूप से क्या है कि फौजदारी मामलों में सम्मिलित की गई है। अब फौजदारी मामलों में कौन कौन सी प्रमुख आती है बातें, तो उसके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले बात आती है हत्या की, बलात्कार की, धोखाधड़ी की, मारपीट की, डकैत की, चोरी की। एक प्रकार से जो असामाजिक है गतिविधियां हैं वो पूरी है वो फौजदारी मामलों में आती है, चाहे वो हत्या से संबंधित हो, चाहे वो बलात्कार से संबंधित हो, चाहे वो धोखाधड़ी से संबंधित हो, चाहे वो मारपीट से संबंधित हो या चोरी डकैती से संबंधित हो, किस में आएगी, फौजदारी में आएगी। और दीवानी में क्या आया कि जो प्रमुख भूमि से संबंधित है, मोटर गाड़ियों से संबंधित है या जो रेलों से संबंधित है, ये प्रमुख रूप से उसमें आते हैं। बात आती है आगे समस्त देश के लिए समान चुनाव व्यवस्था। चाहे बात राज्य में कानून चुनाव की हो, चाहे देश में कानून की हो, चुनाव की हो, दोनों में क्या समान व्यवस्था है, समान नियम बनाए गए हैं, समान आचार संहिताएं हैं, जिनका पालन है वो चुनाव में भाग लेते हैं उस व्यक्ति को। साथ में क्या है कि चुनाव में जो मतदान करते हैं उनके लिए समान आचार संहिताएं हैं, समान उनके ऊपर नियम लागू है कि एक व्यक्ति एक समय में जो चुनाव चल रहा है उसमें एक बार ही मतदान कर सकता है। दूसरी बात है कि वही व्यक्ति मतदान करेगा जो वयस्क हो गया है। तीसरी बात है वही व्यक्ति मतदान कर पाएगा जिसका जो चुनाव पत्रावली है, निर्वाचन पत्रावली, उसमें नाम है, वही व्यक्ति मतदान कर सकता है। अब बात आती है कि मतदान कौन करेगा, कौन नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना कि देश का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी 18 वर्ष की आयु हो चुकी है वो मतदान कर सकता है। जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, भाषा के आधार पर किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान नागरिकता के तहत सबको वयस्क होने पर मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। बात आती है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो IAS है, अपने वन से संबंधित है या जो अन्य कुछ मुद्दे आते हैं, उन्हें प्रमुख रूप से जो प्रशासनिक सेवाओं के पद है वो प्रमुख रूप से क्या इन पदों की जो नियुक्ति है वो कौन करती है, क्या केंद्र सरकार उन पदों की नियुक्ति करती है या फिर राज्य सरकार करती है। तो इन प्रमुख प्रशासनिक पदों की जो नियुक्ति है वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा इन प्रशासनिक पदों की नियुक्ति की जाती है। बात आती है राज्यों के उच्च पदों पर कार्य। अब जो ये प्रशासनिक अधिकारी है ये प्रमुख रूप से क्या है कि कहाँ कार्य करते हैं, कहाँ अपनी सेवाएं देते हैं। तो राज्य के जो विशेष पद होते हैं, उच्च श्रेणी के जो पद होते हैं, उच्च पदाधिकारियों के जो पद होते हैं, वहाँ पे क्या है कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी है ये अपनी सेवाएं देते हैं। और जो वन से संबंधित है या अन्य जो विशेष मामले हैं IAS से संबंधित है, ये अधिकारी उस क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं और अपनी अपनी व्यवस्थाओं के द्वारा देश की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रमुख कार्य करते हैं। बात आती है संविधान की एकता को महत्व है। ये प्रशासनिक सेवाएं हैं, केंद्र में भी समान है, राज्य में भी समान है। इस कारण क्या है कि इनका विशेष महत्व बना रहता है और दोनों में समान व्यवस्था बने रहने के कारण क्या है कि देश की जो स्थिति है उसमें सुधार होता है और देश एक एकल इकाई के रूप में, एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता हुआ नजर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बात आती है अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया केंद्र सरकार के लिए पृथक न्याय व्यवस्था। यानी जो अपन न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो कुछ जो स्थान है वहाँ पे क्या है कि न्याय की पृथक व्यवस्था है, राज्यों में अलग है, केंद्र में अलग है। तो ये प्रमुख रूप से कौन कौन से देश है जहाँ ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है, तो अमेरिका और जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे ये न्याय व्यवस्था है वो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की दोनों के लिए पृथक न्याय व्यवस्था अपनाई गई है। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। बात आती है सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है सभी न्यायालय। भारत में जो न्याय व्यवस्था अपनाई गई है वो एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है, यानी एक जो अंग है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक भाग है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है। कि सर्वोच्च जो कानून व्यवस्था भारत में अपनाई गई है वो है सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे ऊपर भारत में माना गया है और उसके जो सभी निर्णय हैं वो सभी को समान रूप से मान्य होंगे और उसके अंतर्गत ही क्या है कि सारे अधीनस्थ न्यायालय हैं वो कार्य करते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो कि न्यायालय की जो प्रमुख धुरी है वो सर्वोच्च न्यायालय कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत पूरे देश की न्याय व्यवस्था है वो टिकी हुई है। बात करते हैं राज्यों के विरुद्ध
सर्वोच्च न्यायालय में अपील। अगर राज्यों में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिनका क्या है समाधान नहीं हो पा रहा या वो राज्य के क्षेत्र से बाहर है, तो उन मामलों को, उन विवादों को क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय वो अपने पास मंगा भी सकता है। और अगर राज्य के द्वारा उन विवादों का समाधान नहीं हो पा रहा तो उस विवादों को, उन विषयों को सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। बात करते हैं आगे, छोटे न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील। जो जिला स्तर के न्यायालय हैं वहां पे जो विवाद उत्पन्न हो जाता है, जो झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके निर्णय नहीं आ पाते या लगता है कि ये जिला स्तर से मुद्दों से संबंधित नहीं है, ये राज्य स्तर के मुद्दे हैं, वहां पे इनका समाधान हो पाएगा, तो छोटे जो जिले के न्यायालय हैं उनके जो विवाद है, उनके जो केस है, उनको कहाँ रेफर किया जा सकता है? उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। और उच्च न्यायालय के जो कार्य क्षेत्र से बाहर है उनको कहाँ भेजा जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। इस प्रकार क्या है कि जो न्याय व्यवस्था है इकाई के रूप में कार्य कर रही है और एक दूसरे जो क्षेत्र हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक उचित न्याय प्रणाली की व्यवस्था है वो भारत में, एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था भारत में प्रमुख रूप से अपनाई गई है। एकात्म लक्षण की जो अन्य लक्षण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे का जो प्रमुख इसका लक्षण आता है वो है राज्यों के पृथक अधिकार नहीं। यानी भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या है कि जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है पूर्णतः दो भागों में किया गया है, संघ सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। अब जो ये इनका शक्तियों का विभाजन किया गया है उसमें क्या है कि दोनों क्या एक दूसरे जुड़ी हुई है, चाहे वो संघ सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अगर राज्य चाहे, अगर वो ये सोचता है कि मैं अपने आप को संघ से पृथक कर लूँ तो पृथक अपने आप को नहीं कर सकता, क्योंकि पृथक करते ही क्या है कि राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसकी जो व्यवस्था है वो सही तरीके से नहीं बनी रहेगी। और अगर कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि जिनमें निर्णय क्या है कि जल्द लेना हो और समय के साथ लेना हो, तो राज्य क्या है उन बातों में निर्णय नहीं ले पाता। इस कारण क्या है, एक संगठित इकाई के रूप में हमने देश की शासन व्यवस्था की बात करें तो राज्य है वो अपने आप को क्या है कि संघ सरकार से पृथक नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के संगठन के रूप में, इकाई के रूप में और एक व्यवस्थित व्यवस्था के रूप में कार्य दोनों करते हैं, चाहे वो संघ सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। बात आती है संघ से पृथक होने पर राज्यों का अधिकार नहीं। संघ है उनसे क्या है कि जो राज्य व्यवस्था है, राज्य अपने आप को क्या है संघ सरकार से अलग नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी बात है, अगर इनको पृथक राज्य अपने आप को कर भी लेते हैं तो क्या है एक अलग विभाजन होने के कारण, एक अलग इकाई बनने के कारण क्या है कि जो व्यवस्था मिलनी चाहिए उस राज्य को, उस क्षेत्र को नहीं मिल पाएगी। वो राज्य क्या है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक मामले में, भौगोलिक मामलों में हर प्रकार से पिछड़ जाएगा। इस कारण क्या है कि स्पष्ट कहा गया है संविधान में कि राज्य है वो संघ से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, अपने आप को विभाजित नहीं कर सकते, अपने आप को उनसे दूर नहीं कर सकते। बात आती है कि ये प्रमुख जो व्यवस्था दी गई है ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है? देखना, जो 16वां संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये व्यवस्था अपनाई गई है। 16वां संशोधन कब हुआ था? 1963 में 16वां संविधान संशोधन हुआ था। अब इस 16वां संविधान संशोधन में प्रमुख बात ये आई थी कि कुछ जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उन पे नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि आवश्यकता के आधार पे क्या है कि अगर आवश्यकता महसूस होती है देश को, संविधान को, सरकार को कि कुछ व्यवस्थाएं हैं उनको नियंत्रण में लिया जाए और इन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है या इससे समाज में अराजकता या शांति फैल सकती है, तो क्या है सरकार के द्वारा इन मौलिक अधिकारों पे समय समय पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। एक बात स्पष्ट ये भी कही गई है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति के विकास में इन मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इन पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बात आती है वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अब कई बार क्या है कि वाक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत भी क्या है कि कई व्यक्ति क्या है कि अपने विचारों को इस प्रकार से क्या है वर्णन करते हैं जिससे दूसरे लोगों के विचारों को ठेस पहुंचती है, हानि पहुंचती है, या कुछ ऐसे मुद्दों पर, ऐसे विषयों पर बात करते हैं और ऐसी टिप्पणी करते हैं जो अनुचित होती है। इस कारण क्या है कि वाक स्वतंत्रता है यानी अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करने की स्वतंत्रता है, उसको आवश्यकता पड़ने पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बात आती है आगे, सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की अनुमति अनिवार्य नहीं। जो देश की सीमाएं हैं, देश का जो प्रमुख अपन बात करते हैं प्रारंभ में, तो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय राज्यों की संख्या कम थी
उस समय लगभग 14 राज्य थे वो अपने भारत में उपस्थित थे जिनका अस्तित्व था। लेकिन आवश्यकता के आधार पे क्या है, समय की मांग के आधार पे क्या है कि राज्यों की जो संख्या है उनमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और कुछ राज्य हैं उनको तोड़ के, कुछ राज्यों को जोड़ करके नए राज्यों का निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, इसमें जो ये निर्माण होता है नए राज्यों का, या क्या है कि उनको आपस में मिला के एक बनाया जाता है, तो उसमें क्या है कि केंद्र अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, जबकि राज्य है उसका अस्तित्व थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। कि राज्य एक प्रकार से ये है कि दर्शक के रूप में कार्य करता है, यानी एक प्रकार से एक देखने वाला व्यक्ति उसके रूप में कार्य करता है। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि उससे विचार भी उससे लिए जाते हैं, उसकी सहमति भी जानी जाती है और उससे उसका कारण भी जाना जाता है कि किस वजह से ये ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं की जाए, या कैसे प्रकार से इस स्थिति को रोका जा सकता है, या किस प्रकार से इस कार्य को किया जाए। बात आती है राज्यों की सहमति के बिना सीमाओं में परिवर्तन। जिस राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है या जिस राज्य को दूसरे राज्य में जोड़ा जा रहा है, तो उसकी सीमाओं में जब परिवर्तन किया जा रहा है तो उस राज्य से क्या है कि अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार है उसको आवश्यक लगता है तो उस राज्य को तोड़ मरोड़ सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। बात आती है कि ये जो परिवर्तन होता है ये प्रमुख रूप से किस आधार पर होता है, तो ध्यान रखना साधारण बहुमत की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ये प्रमुख व्यवस्था अपनाई गई है। बात करते हैं साधारण बहुमत होता क्या है, तो ध्यान रखना कि अपनी जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, उसमें क्या है कुल सीटें हैं, उसके जो सदस्य हैं वो जरूरी नहीं है कि उस समय राज्यसभा में लोकसभा में उपस्थित रहे। तो ध्यान रखना कि उस सभा में जब मीटिंग होती है तो जो उपस्थित सदस्य हैं, उपस्थित सदस्यों का आधे से अधिक होना आवश्यक होता है, और आधे से अधिक अगर होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, साधारण बहुमत कहा जाता है। इसमें कुल संख्या को नहीं जोड़ा गया है, इसमें उपस्थित संख्या को जोड़ा गया है। उपस्थित सदस्यों संख्या की आधे से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा, साधारण बहुमत कहा जाएगा। बात आती है राज्य विधानमंडल की अनुमति के बिना, यानी जो प्रक्रिया अपनाई जाती है सीमाओं में परिवर्तन की, ये प्रमुख रूप से राज्यों की अनुमति के बिना अपनाई जाती है। विधानमंडल का बात अगर नाम लेते हैं तो विधानमंडल में 2 अंग आते हैं प्रमुख रूप से। कौन कौन से आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत है। इस व्यवस्था का स्पष्ट रूप से क्या है कि विवरण दे रखा है, इसका ब्यौरा देख रखा है। बात आती है राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल से विचार कर ले। राष्ट्रपति अगर चाहता है तो जिस राज्य से संबंधित, विभाजन से संबंधित है या उसको जोड़ने से संबंधित है या उसके विस्तार से संबंधित जो कार्य किया जा रहा है, तो उस राज्य से विचार विमर्श किया जा सकता है। विचार विमर्श का मतलब हो गया वहाँ की विधानसभा से और विधान परिषद से वहाँ विचार विमर्श कर दिया जा सकता है। ये राष्ट्रपति की एक प्रकार से इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि राज्य का भी क्या है कि स्वतंत्रता दी हुई है, उनका भी विशेष महत्व अपने क्षेत्र में होता है। बात आती है राष्ट्रपति द्वारा समय सीमा का निर्धारण। राष्ट्रपति द्वारा क्या है, विधानमंडल को समय दिया जाता है कि जो हम विभाजन कर रहे हैं या सीमाओं को वापस जोड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर उस विधानमंडल के, उस क्षेत्र के, उस राज्य के क्या विचार है उस संबंध में। तो इस संबंध में राज्य के द्वारा जो विचार जानने का जो समय है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण किया जाता है। कितना समय दे, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर प्रमुख रूप से करता है। बात आती है संघ राज्यों का अविनाशी नहीं, यानी संघ है यानी केंद्र सरकार है वो राज्यों की हानि करने वाला नहीं है, राज्यों का नुकसान करने वाला नहीं है, राज्यों का सहयोग करने वाला है, राज्यों का सहायक है, राज्यों का समर्थक है। एक प्रकार से कहा जाए तो राज्यों की जो सुरक्षा की जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। बात आती है लोक सेवाओं का विभाजन नहीं, यानी जो लोक सेवाएं हैं, यानी प्रमुख जो प्रशासनिक पद है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनका विभाजन नहीं है। केंद्र में भी वही व्यवस्थाएं हैं समान रूप से, राज्यों में वही व्यवस्थाएं हैं। जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं वो राज्य के प्रमुख सेवाओं को प्रमुख रूप से अपने कार्यों को करते हैं और व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनका सृजन करते हैं। भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी सृजन का मतलब होता है कि राज्य आवश्यकता के आधार पे नए पदों का सृजन कर सकती है और आवश्यकता के आधार पे जो पदों का सृजन कर रखा है उनको क्या समाप्त भी कर सकती है। किस पे निर्भर करता है, राज्य पे निर्भर करता है। बात आती है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था अपनाई गई है, अनुच्छेद 312 के अनुसार है। ये स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है, स्पष्ट रूप से वर्णन इसका किया गया है। बात आती है लोक सेवाओं का नियोजन है अधिकार राज्यों द्वारा, यानी लोक सेवाओं का जो नियोजन है, उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो प्रणाली है वो प्रमुख रूप से किस पे निर्भर करती है, कौन इस व्यवस्था का प्रमुख आधारशिला है, कौन इसका प्रमुख रूप से अधिकार रखता है। तो राज्यों के द्वारा इन अखिल भारतीय सेवाओं का प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। बात आती है संघ व राज्यों द्वारा निर्मित विधियों के द्वारा प्रशासन,
यानी संघ और राज्य के द्वारा जो निर्मित विधियां हैं, कानून हैं, उन व्यवस्था के अनुसार क्या है, इन पदों का सृजन होता है और इन पदों की व्यवस्था है वो राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे अलग अलग विभागों में की जाती है। और देश की व्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए इन प्रशासनिक पदों का उचित रूप से उपयोग करके और देश को एक इकाई के रूप में जोड़ने के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।